नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और अभी सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहली खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता दें। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और प्रचार करेंगे। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे और इन सीटों में एमपी की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। एमपी में मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड में मतदान होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ में मतदान होना है। एमपी के तीसरे चरण के चुनाव में अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव जैसे कई दिग्गजों का फैसला होगा। वहीं मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर ये तीसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार जो है वो अब थम चुका है और मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान, तो वहीं 95 सीटों पर पूरे देश में ये तीसरे चरण का मतदान होना है। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। 7 मई को भोपाल में वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पुराने सचिवालय के सभागार में बैठक की और मतदान के दलों को भेजने और लाने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से खास बातचीत की है विस्तार न्यूज ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बातचीत में, आपको सुनाते हैं। राजनीतिक दलों का चुनावी शोर थम चुका है। इसके साथ ही प्रशासनिक आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह अब व्यवस्थाओं का जायजा अपने हाथ में ले चुके हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या स्थिति, क्या तैयारियां हैं। सर, क्या तैयारी है? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि जो 48 घंटे की समय सीमा लागू हो गई है और उसकी एसओपी एक्टिवेट हो गई है और सभी जो बाहर के लोग हैं, जो लोग चुनाव को प्रभावित करने वाले, उनको तत्काल कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 144 लागू है। हमारे जो मतदान दल हैं उनको रवानगी की तैयारी, डिस्पैच सेंटर की तैयारी हमारी पूरी हो गई है। हम लोग उनको जो है सुबह बताएंगे उन्हें किस मतदान केंद्र पे जाना है और फिर वो सामग्री लेके जाएंगे। हमारी ईवीएम की कमीशनिंग पूरी हो गई है। चुनाव प्रचार जो केवल डोर टू डोर हो सकता है, अदरवाइज़ थम गया है। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं, छाया पानी की व्यवस्था है। सब लोगों से अपील है कि वो आएँ और चुनाव में भागीदारी करें। सर, संवेदनशील केंद्रों के लिए क्या स्थिति? हमारे जो 423 के आसपास संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे हमने सारी तैयारियां की हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर दिए हैं, पुलिस फोर्स दी हुई है। इसके अलावा 75% जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनकी सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सभी बसें जिसमें मतदान कार्मिक जाएंगे उनमें जीपीएस की व्यवस्था है। सारी तैयारियाँ हैं। सर, इस बार मतदाताओं को बूथ पर पहुंचाने के लिए खूब सारी जो है तैयारी की गई, उनको प्रेरित किया गया, उनके लिए तरह तरह के नवाचार किए गए। इसके भी कुछ परिणाम मिलेंगे, आपको आशा है? आपको जानकारी, हमने लकी ड्रॉ सहित कई योजनाएं चलाई हैं और हमें लगता है इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी जो बता रहे थे कि आखिर क्या तैयारियां हैं और किस हिसाब से उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था की है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए भोपाल से। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का शोर थम गया है। 7 मई को एमपी की 9 सीटों पर मतदान होगा और सभी सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से खास बातचीत की है विस्तार न्यूज के भोपाल ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने। तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनावी शोर थम चुका है और ये समय है अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक निगरानी का और प्रशासनिक जमावट का। हमारे साथ हरि नारायण चारी जी हैं जो बताएंगे कि अब इस तीसरे चरण में क्या तैयारी है प्रशासन की और किस तरह से इस चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। सर, क्या तैयारी है? और आप लगातार मीटिंग कर ही रहे हैं, आज संडे है फिर भी आप बैठे हुए हैं। क्या तैयारी है, चाक चौबंद व्यवस्था किस तरह से की गई? हम जानते हैं कि चुनाव की लगभग अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यह तैयारियां पुलिस के स्तर पर भी पूरी हो चुकी हैं। पुलिस ने इसके स्तर पर हम जानते हैं कि 2097 के आसपास कुल जो हमारे निर्वाचन केंद्र हैं
उसमें लगभग 162 निर्वाचन केंद्रों को हाइपर सेंसिटिव घोषित किया गया है। लगभग 132 जो हैं लेस सेंसिटिव हैं और 133 के आसपास लिफ्ट सेंसिटिव हैं। इन सभी जगहों पर लगभग 9 कंपनियां और 2200 के आसपास का जिला बल इन सभी जगहों पर तैनात किया जाएगा, ताकि एक शांतिपूर्ण माहौल में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। जो चुनाव की प्रक्रिया हो पूरी तरह से निरापद हो, एक आम व्यक्ति सुरक्षा की भावना से भरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट का प्रतिशत बढ़े, लोग मतदान प्रक्रिया के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बने, इसके लिए पुलिस ने लगातार तैयारियां की हैं और इसका बड़ा एक सकारात्मक असर रहा है। सर, आपने संवेदनशील केंद्रों की बात की, आपने अति संवेदनशील केंद्रों की बात की। इनके लिए व्यू रचना कुछ अलग होगी, इनके लिए रणनीति कुछ अलग होगी। जैसा मैंने बताया कि 162 जो बूथ हैं वो लगभग हाइपर सेंसिटिव हैं। इसके अलावा इस बार थोड़ा सा वर्गीकरण अलग हुआ है पिछले चुनावों से। इस बार लेस और लिस्ट 2 सेंसिटिव और एरिया हैं जो क्रमशः संवेदनशीलता कम होने के क्रम में है। इनके आधार पर इन पे बल की खासतौर पे जो नियुक्ति है उसके भी स्वरूप में अंतर रखा गया है। जो हाइपर सेंसिटिव खासतौर पे जो केंद्र हैं उन जगहों पे आधा सेक्शन CPMF यानी कि जो सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी तैनाती सुनिश्चित की गई है। और साथ साथ इस पूरे इलाके में लगभग 185 सेक्टर मोबाइल्स हैं, खासतौर पे 21 जो SST और FST हैं जो अलग अलग विधानसभाओं में। इन सब के कारण पुलिस बल की लगातार सक्रियता बनी हुई है, पेट्रोलिंग बनी हुई है। इसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं जो ACP हैं, एडिशनल DCP हैं, DCP, सबकी अलग अलग पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं जो तत्काल अलग अलग क्षेत्रों में है और कुछ ही मिनटों के अंदर किसी भी मतदान केंद्र तक पहुंचा जा सकता है। और इस गतिशीलता के कारण चुनाव को बिल्कुल पारदर्शी और काफ़ी सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने में काफ़ी सहायता मिलेगी। क्या सर कैमरों से और ड्रोन से भी निगरानी की व्यवस्था है? इसमें बहुत सारे जो वेब कास्टिंग जिन जगहों पे किया गया है जो संवेदनशील हैं उन पे वेब कास्टिंग के जो भी इस तरह के बूथ्स हैं उन पे CCTV लगाए गए हैं और उसकी एक सेंट्रल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो ये थे हरिनारायण चारी मिश्र जी जो बता रहे थे कि आखिर कितनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और सुनिश्चित किया गया है कि संवेदनशील केंद्र हो या अति संवेदनशील, किसी तरह की कोई गुस्ताखी ना हो। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ भोपाल से विस्तार न्यूज़ के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीसरे चरण के तहत 7 मई को चुनाव होने हैं और चुनाव प्रचार थम गया। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है ये भोपाल के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने आपको विस्तार से बता दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा अपने पैतृक गांव पहुंचे तो भावुक हो उठे। सुरजनपुर पहुंचकर वो गांव के मंदिर भी गए और उन्होंने वहां पर दर्शन किए। इसके अलावा उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी मुलाकात की। उन्होंने गांव पहुंचकर कहा कि हे मातृभूमि, मैं तुझको शीश झुकाता हूं। तो VD शर्मा आज अपने पैतृक गांव मातृभूमि पहुंचे थे और वहां उन्होंने मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शन किए भगवान के और गांव के बुजुर्गों से उन्होंने मुलाकात की और अपनी मातृभूमि में पहुंचकर वो भावुक भी हो उठे। MP में तीसरे चरण के मतदान को लेकर होने वाला प्रचार शाम 6 बजे थम गया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एक अलग अंदाज देखने को मिला। प्रचार खत्म होने के बाद जीतू पटवारी ने गुना संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र यादव के साथ पानी पूरी खाई। तो तीसरे चरण में मतदान होनी है, 9 सीटों पर चुनाव होना है मध्य प्रदेश में और उसको लेकर प्रचार आज शाम 6 बजे थम चुका है। और इसके बाद ये आपको जीतू पटवारी की ये तस्वीर दिखा दे जहां पर वो पानी पूरी खाते हुए नजर आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं में एक और नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है राधिका खेड़ा। 30 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जांजगीर चांपा में चुनावी सभा हुई थी, जिसके बाद मीडिया में बयान देने को लेकर विवाद शुरू हुआ। 1 मई को राधिका ने ट्वीट कर इसका खुलासा किया। राजीव भवन में रोते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन किसी का भी उन्हें जब समर्थन नहीं मिला तो आखिरकार उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया। विस्तार न्यूज की ये खास रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर राधिका खेड़ा जी 5 दिन तक लड़ती रही, लेकिन उसके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाया। आज जब मुझे न्याय की जरूरत थी तो पार्टी चुप थी। उनके सम्मान का जिस प्रकार से चीरहरण छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। कांग्रेस से दूर हुई राधिका खेड़ा, 5 दिन में 22 साल का साथ छोड़ा। इस्तीफे पर खत्म हुआ पूरा बखेड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में गूंजी राधिका खेड़ा की सिसकियों ने
आखिरकार इस्तीफे का रुख अपना लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो राधिका खेड़ा जिन्होंने छत्तीसगढ़ मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाली, NSUI, AICC का मीडिया विभाग देखा, बीजेपी नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से जो कभी नहीं चूकी, उस महिला ने 22 साल के साथ को अलविदा कह दिया। हालांकि ये सब अचानक नहीं हुआ। राजीव भवन से वायरल हुए एक वीडियो ने कांग्रेस पार्टी की आपसी कलह का सच सबके सामने रखा था, जिसमें राधिका खेड़ा रोते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकी थी। सर, ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के जाती हूँ, आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मैंने मीडिया वालों से बात करी थी पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात कर रही हूँ मुझे चिल्लाता है कंटिन्यूअसली। मैंने आपको पहले भी बताया था मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ, आई एम लीविंग द पार्टी। कांग्रेस पार्टी इसी वीडियो का खंडन कर रही है और उल्टा राधिका खेड़ा पर ही असली वीडियो दिखाने का चैलेंज दे रही है। राधिका खेड़ा जी ने अपना स्वयं का मोबाइल लेकर स्वयं वीडियो शूट की थी। यदि इस घटना की सच्चाई को आपको जानना है तो मैं मांग करता हूं कि राधिका खेड़ा जी जो स्वयं वीडियो बनाई उसको जारी करें। चर्चा है कि राधिका खेड़ा और संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद राधिका खेड़ा रोते हुए कार्यालय से बाहर निकली थी। इसके बाद उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर कई आरोप लगाए। वो सुशील आनंद शुक्ला जो खुद राधिका खेड़ा को अपनी छोटी बहन मानते हैं। राधिका खेड़ा जी मेरी छोटी बहन के समान थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उस दिन भी कोई अभद्रता नहीं हुई थी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उम्र में मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ। इस पूरे मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राधिका ने रामलला का मुद्दा उठाया। राधिका का कहना है कि उनके अयोध्या जाने और श्री रामलला के दर्शन करने से कांग्रेस पार्टी नाराज थी और इसीलिए उनके साथ गलत व्यवहार कर रही थी। श्री अयोध्या धाम रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी में उठे इस बवंडर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी जमकर हमलावर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी को राम विरोधी पार्टी बताया है। हाँ, जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ट्वीट कर भूपेश बघेल को धृतराष्ट्र कहा और राधिका को न्याय मिलने की उम्मीद दी। राधिका खेड़ा जिसने पार्टी को 22 साल दिए, उनका इस तरह रोते हुए वीडियो सामने आना और फिर किसी भी महिला नेत्री का उनके लिए समर्थन न करना पार्टी की अंदरूनी कलह और विचारों में मतभेद को साफ साफ दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की महतारी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस राधिका खेड़ा के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा गूंजा करता था। अफसोस छत्तीसगढ़ में यहाँ पर राधिका खेड़ा जी 5 दिन तक लड़ती रही, लेकिन उसके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाया। उनके सम्मान का जिस प्रकार से चीरहरण छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और वास्तव में कांग्रेस पार्टी के गुंडा चरित्र को दर्शाता है, कांग्रेस पार्टी के पुरुषवादी चरित्र को दर्शाता है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल और सुशील आनंद शुक्ला के सामने कितनी बेबस और लाचार है, इस बात का प्रदर्शन कहीं न कहीं हो चुका है। वास्तव में ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक घटना है।
तो लोकसभा चुनाव के दौरान जहां एक ओर दल बदल का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर दल बदल की राजनीति पर नेताओं की बयानबाजी भी सामने आ रही है। ऐसी ही बयानबाजी सामने आई सागर में, जहां बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने निर्मला सप्रे पर बिकने का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि बीना का विकास नहीं बल्कि निर्मला सप्रे का विकास रुक रहा था और ये एक बहुत बड़ी डील है, इसका जल्द खुलासा भी हो जाएगा। तो दल बदल के बीच ये बयानबाजी भी सामने आ रही है और जो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है उन पर यही आरोप, बिकने के आरोप कांग्रेस लगा रही है। हो सकता है करोड़ों की डील हुई हो, वहां के जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो भी बीना से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक दबाव बना के और एक बहुत बड़ी डील है और इस डील का जल्दी खुलासा हो जाएगा। मंडला की एक्सिस बैंक ब्रांच में 80 लाख रुपयों के गबन के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड मांगेगी और आगे भी पूछताछ करेगी। आरोपियों से पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बैंक में गबन का यह खुलासा तब हुआ जब ऑडिट टीम आई और बैंक की ऑडिट में 80 लाख रुपए कम पाए गए। उसके बाद जांच हुई तो गबन में बैंक मैनेजर गौरव तिवारी, सेल्स मैनेजर रोहित दुबे और कैशियर विवेक श्रीवास्तव का नाम सामने आया और उसके बाद एक्सिस बैंक यूनियन के उपाध्यक्ष रवि गौतम ने थाने में शिकायत कराई और उसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। बैंक के द्वारा बताया गया है अपने आवेदन में कि इन्होंने उसमें बैंक के कैश में से 80 लाख रुपए की ऑडिट करने पर जो ऑडिट टीम आई थी उसके द्वारा ऑडिट जब किया गया तो 80 लाख रुपए की कमी पाई गई। रुक करेंगे अगली खबर का और अगली खबर कुछ ऐसी है जो आपको मैं बताऊं तो आप भी सोचेंगे कि ये किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं है। मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत और उस मोहब्बत में हल्के हल्के खून के छींटे। सुनने में ये लाइन किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं है, लेकिन बीते 15 मार्च को जबलपुर में हुए डबल मर्डर हत्याकांड की घटना पर यह डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है। जहां राजकुमार वर्मा की नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी मुकुल ने पिता और 8 साल के छोटे भाई तनिष्क की बेरहमी से हत्या कर दी थी और इस पूरी घटना पर पुलिस के हाथ अभी कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग आपस में बात करने में भी कतरा रहे हैं। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू की ये रिपोर्ट। जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी में दोहरे हत्याकांड का मामला अब तक अनसुलझा है, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद एक युवक और मृतक की नाबालिग बेटी पिछले 50 दिनों से गायब है, जो देश के अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज तक तो पुलिस पहुंच गई है, लेकिन आरोपियों तक नहीं पहुंची है। मैं मिलेनियम कॉलोनी में मौजूद हूं और ये वही फ्लैट है जहां पर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। राजकुमार विश्वकर्मा जो यहां पर रहते थे, उनकी एक नाबालिग बेटी थी और एक मुकुल सिंह नाम का एक लड़का था, जो घटना दिनांक से ही गायब हैं। अब इस घटना के बाद पुलिस तो लगातार ये दावा कर रही है कि हम आरोपियों तक पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में जैसे कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक में इनके लोकेशन मिली है। अब इस पूरे घटनाकांड के बाद कॉलोनी का क्या माहौल है? कुछ लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो एक नया सीसीटीवी सिस्टम यहाँ पर लग रहा था। सीसीटीवी फुटेज तो यहाँ पर हैं, कैमरे हैं, लेकिन एक नया डीपीआर लग रहा था, क्योंकि जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो पुराना ले गई थी, पूरा सिस्टम ले गई थी। उसके बाद अब सुरक्षा के नज़रिए से यहाँ पर एक नया सिस्टम लगाया जा रहा है। क्या कुछ चेंज हुआ है माहौल उसके बाद कॉलोनी का? कॉलोनी का माहौल में बच्चे थोड़े से वो रहते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ में खेलते थे और उनको लगता है कि अचानक जो तनिष्क है वो कहाँ चला गया। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, सब एक उम्र के हैं। बच्चों के कारण थोड़ा सा दहशत का माहौल तो बना हुआ है, क्योंकि जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक एक डर सा माहौल तो बना हुआ है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब आरोपी और वो नाबालिग बेटी पुलिस की गिरफ्त में होगी। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो बात आम यानी कि मैंगो की करते हैं।
जबलपुर के किसान ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर दिखाया है। किसान का नाम भी संकल्प ही है। उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे आम की पैदावार करने में महारत हासिल की है। विदेशी जमीन पर पैदा होने वाला आम अब जबलपुर की धरती पर भी पैदा हो रहा है, जिसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये वो आम है जिसे आम आदमी केवल देख ही सकता है, क्योंकि इसे चखने के लिए आम आदमी को लाखों रुपए चुकाने होंगे। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है, जिसकी पैदावार केवल जापान में होती है। मियाजाकी उर्फ टाइयो नो टमैंगो आम को विश्व का सबसे महंगा आम माना जाता है, जिसे एग ऑफ सन यानी सूर्य का अंडा भी कहा जाता है। जबलपुर के किसान संकल्प परिहार ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। इस वक्त मैं एक आम के बगीचे में मौजूद हूं और तस्वीरों में जिस आम को आप देख रहे हैं ये अपनी खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि अमूमन आप जब आम जो खाते होंगे वो हरा होता होगा, पीला होता होगा, लेकिन इस आम का जो रंग है वो गुलाबी है और यही गुलाबी रंग इसे इतना महंगा बनाता है और इसकी पहचान इतनी महंगी बनाती है, क्योंकि इसका नाम है मियाजाकी, जिसका हिंदी में अगर हम अर्थ कहें तो उगता सूरज, यानी कि जब सूर्य का उदय होता है तब वो जिस रंग का होता है अमूमन वही रंग इस आम का भी होता है। अब चूंकि आम के मालिक भी हैं हमारे साथ, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। सर, ये पर्पल कलर का होता है पूरा फल। अभी तो आपको बहुत छोटा फल है तो कच्चा दिख रहा है, आधा हरा। ये पूरी तरह पर्पल कलर का होता है और पकने पे ब्लड रेडिश कलर का होता है। अथा सुंदर होता है, खाने में बहुत मीठा होता है और इसकी खासियत मैं आपको बताऊं तो आप इसको छिलके के साथ खा सकते हैं, इतना स्वादिष्ट और मीठा फल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2,70,000 रुपए तक है। जब संकल्प परिहार ने इसे अपने बगीचे में उगाया था तब उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे ये बाजार में फेमस हुआ और फिर उन्होंने भी इसे 50,000 किलो तक बेचा। ये कितने पेड़ आपके पास थे और क्या आपको ये मालूम था कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है बाजार में? नहीं, हमें बिल्कुल इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें बस इतना मालूम था कि वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो इतना बोला गया था। तो भाई जबलपुर शहर में रहते हैं, एक छोटे से बगीचे के मालिक हैं, तो उसमें वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो यानी भारत देश के निवासी के लिए 1,000-2,000 बहुत होता है। भाई कितना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे ज़्यादा महंगा आम होगा। तो हमारे लिए तो इतना ही था, लेकिन बस साल गुजरते गए, बच्चों की सेवा करते गए और जब बाद में जानकारी लगी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है तो बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के। लेकिन हाँ, हालांकि हमारे लिए तो इतना ही सौभाग्य बहुत है कि ये पूरी तरह ओपन वातावरण में ये हमारे यहाँ पर हो रहा है, जबकि जापान में इसको पॉली हाउस में काफ़ी लागत लगाकर इसकी खेती की जाती है। जबलपुर जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर हिनौता गांव के किसान इसे अपनी जमीन में उगा रहे हैं। पिछली बार सुरक्षा में चूक होने के चलते लोगों ने आम की चोरी की थी, लिहाजा इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 1 दर्जन जर्मन शेफर्ड कुत्ते सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे इन आमों की सुरक्षा में तैनात हैं। जितनी ज़्यादा लोगों तक बात पहुंची उतनी चोरी की घटनाएं बढ़ी, तब सावधानी लेनी पड़ी। पहले गार्ड्स भी लगाए, कुत्ते तो थे ही, कुत्ते बाद में बढ़ानी पड़ी संख्या। गार्ड्स से परेशानी हुई, कुछ गार्ड्सों से अनुभव बहुत बुरा रहा, तो फिर कुत्तों के भरोसे छोड़ा। तो हमारे वफादार मित्र जो दोस्त हैं, इंसान के सबसे अच्छे कहा जाता है डॉग्स, उन्होंने बहुत बखूबी से यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। तब से पिछले साल से चोरी तो नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर आज आम के अगर हम बारे में बात करें तो जबलपुर का नाम भी आम की खेती के में टॉप पर आता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो ये आम नहीं बेहद खास है और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।